अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक और मैं हूँ ताहिरा अली। क्या हाल चाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सुबह जो है बहुत ही खुश आइन और अच्छी जो है वो साबित हो। हमारी यही दुआ है आप तमाम देखने वालों और सुनने वालों के लिए। ताहिरा, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग शो, तो मॉर्निंग शो में हम मौसम का जिक्र जरूर करते हैं। तो आज आप जब घर से आई तो आपको मौसम कैसा लगा, ये बताएं सबसे आज पहले। जब मैं घर से दोपहर बाहर निकली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सर्दी तकरीबन जा रही है, तकरीबन मुझे चली गई है। थोड़ा सा ना वो अफसोस भी हुआ। वो एक सर्दी ऐसा मौसम होता है जिससे ज्यादातर लोग एंजॉय करते हैं एंजॉय करते तो हैं। गर्मी का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो सुबह जब मैं निकली वो मजे की एक धूप थी तो मुझे थोड़ा सा ना मैं सैड हो गई। मैंने कहा ओहो, ये सर्दी जो है ना बहुत जल्दी जा रही है, सर्दी जो बहुत है जल्दी सर्दी चलेगी। जो है बहुत जल्दी जा रही है। और सर्दी के अंदर जो है ज़्यादा लोग जो हैं वो विंटर्स को एंजॉय करते हैं, क्योंकि विंटर्स में आपको एक तो मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, बहुत सारे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं। गर्मी के अंदर जो है वो आप बड़े ही मुख्तसर से जो हैं वो अपने जिस्म को सिर्फ ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा वैरायटी नहीं पहन सकते, कॉफ़ी इंजॉय नहीं कर सर्दी का सकते। प्रॉब्लम नहीं है ना, सर्दी लग रही है तो आप कंबल रजाई के अंदर घुस जाते हैं और आप इजी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल है ऐसे ना? ऐसा ही है। गर्मी का सोल्यूशन नहीं है। गर्मी का बाहर सोल्यूशन जाओ नहीं है। गर्मी, अंदर आओ गर्मी, तो गर्मी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट गर्मी करेगी। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जिस तरह हम 4 मौसम एंजॉय करते हैं, तो सर्दी वैसे जनवरी की 20-25 तक ही पड़ती है, जिसे कहते हैं कि भाई अब तो बहुत सर्दी है, बाहर निकला नहीं जा रहा। तो हम अपने प्रोग्राम का जिस तरह से आगाज़ करते हैं तो अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। तो अच्छी बात हमारे प्रोग्राम की जो है वो सबसे पहले ये है कि आज हम एक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और पब्लिक इंटेलेक्ट बर्ट्रैंड रसल की एक अच्छा, कोटेशन जो है वो कोट करेंगे। उनका ये कहना था कि रिमेंबर योर ह्यूमैनिटी एंड फॉरगेट द रेस्ट। ये एक लाइन बहुत गहरी है और इस एक ह्यूमैनिटी ही सब कुछ है। ह्यूमैनिटी ही सब ह्यूमैनिटी कुछ है। अगर इस लाइन को समझा जाए, इस लाइन पे तवज्जो दी जाए, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का हर एक मजहब, हर एक जो है वो फिका इंसानियत का दर्स जरूर देता है। इंसानियत से बड़ा मजहब जो है वो कुछ लोगों का मानना है, समझना है, और ये एक तरह से हकीकत भी है कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, जहां प्यार, मोहब्बत, खुलूस, हमदर्दी होगी, एक एहसास होगा, प्यार होगा, तो वहां ही जो हैं वो मोहब्बतें जो हैं बढ़ेंगी और रिश्ते जो हैं वो प्रलॉन्ग करेंगे। कोई भी मुआशरा तभी कंप्लीट होता है जब आपको एक दूसरे का एहसास होता है, इंसानियत होती है। अब हमने इंसानियत, फॉर एग्जांपल ये कहें कि ये तो काफिर है, इसको हमने पानी नहीं पिलाना, ये तो काफिर है, इसको हमने कपड़े नहीं देने, ये तो काफिर है, इसको हमने जो है वो खाना नहीं खिलाना। इंसानियत जो है इन सब चीजों से आगे है, बालातर है इन सब चीजों से। है। और यहाँ सुबह मैं एक बात आपसे शेयर भी करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि सब ऐसा करें कि आपको जब भी आप महीने का स्टार्ट होता है ना, आपको कुछ सैलरी जब भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, उसकी कुछ परसेंट, भले वो 1%, 2%, कुछ अमाउंट आप साइड पे कर लें। वो सोचें कि आपकी सैलरी का पार्ट है ही नहीं, चाहे वो 500 है, 1000 है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो आप साइड पे कर लें। आप कुछ नीडी लोगों को दें। आप देखिएगा आपकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ेगा। आपको ऐसा मतलब एक अच्छी फीलिंग तो आएगी। दूसरा, रिस्क में अल्लाह ताला खुद से बरकत डालें, क्योंकि आप ये सोचें कि ये हिस्सा मेरा है ही नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैंने किसी को नीडी को उसकी हेल्प करनी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल एक लाइट फील करेंगे अपने आप को। लेकिन कुछ लोगों का ये स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते जाओ, जमा करते जाओ। लेकिन रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में इजाफा जमा करने से नहीं होता, खुदा के साथ तिजारत करने में होता है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपनी जिंदगी गुजारें कि हम अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हैं। 10 रुपए देंगे तो बदले में 1000 रुपया मिलेगा। ये तो ये बिलीफ की बात है, जो आपको यकीन होगा उस हिसाब से फिर आपको फायदा भी होगा। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने न्यूज राउंड अप की तरफ। तो सबसे पहली खबर ताहिरा हमारे पास क्या है, जरा अपने नाज़रीन को बताएं। सबसे पहली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम मेरा ख्याल है बात हमेशा करते हैं टेक्नोलॉजी की। जुबैर, टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो मुकम्मल हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी की बात करें, सेफ सिटी का जिक्र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम बात करने जा रहे हैं कि जी LTE हैंडसेट, जो आपने देखा कि पुलिस अफसरान के हाथों में भी होते हैं, आप अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो एक LTE हैंडसेट होता है वो करीबन उसकी मालियत है जी 6 लाख के करीब। अच्छा, इतना कॉस्टली है? इतना कॉस्टली है वो। और वो एक सेट है जो पूरी दुनिया घूम रही है उसके अंदर। तो अब उसको रिप्लेस करने का सोचा गया और रिप्लेस उसको करने के लिए प्रॉपर एक ऐप जो है वो बना ली गई है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से। और वो ऐप क्या करेगी कि इस फीचर को, उसमें यानी कि वो सारे फीचर हैं जो एक LTE हैंडसेट में होते हैं।
बहुत इजीली आप वायरलेस के मैसेज उस पर सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। आप पुलिस की लोकेशन आपने चेक करनी है, एक इनकाउंटेबिलिटी को आपने मेक श्योर करना है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कोई पुलिस वाला कहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ बॉडी कैम भी है। मतलब कि जो सारे फीचर्स एक LT हैंडसेट में थे वो सब के सब एक स्मार्ट सी ऐप में आ गए। हर पुलिस ऑफिसर के मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल हो गई और वो हैंडसेट और वो जो लाखों का खर्चा था उससे हमें निजात मिल गई। नहीं, ये तो एक किसी दानिश्वर ने बड़ी अच्छी सोच के साथ इनिशिएट की है कि जो LT सेट 6 लाख रुपए का है, ऐसे सैकड़ों की तादाद में जो है सैकड़ों की तादाद में जो है वो LT सेट जो है पुलिस वालों को दिए गए हैं। और ये दानिश्वर मेरा ख्याल से डॉक्टर उस्मान अनवर जो हमारे IG पंजाब हैं, ये उन्हीं का ही इनिशिएटिव है और उन्हीं की थॉट प्रोसेस है। जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, हम अक्सर अपने मॉर्निंग शोज में उन्हीं के बारे में कहते हैं कि जब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आए हैं, जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझा है, तो ये भी एक अपने आप में एक नई जो है वो जिद्दत होगी कि लाखों, मतलब कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये करोड़ों रुपए बन जाते हैं। ये करोड़ों रुपए का बजट बन जाता है गवर्नमेंट का। 560 करोड़ रुपए की बचत होगी इससे। 560 करोड़ की बजट होगी। आप ये सोचें कि ये जो अमाउंट है वो किसी भी जरूरत की जगह इस्तेमाल हो सकती है, अस्पतालों में इस्तेमाल हो सकती है, दवाइयों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसके बाद लंगर खानों में इस्तेमाल हो सकती है, गरीबों मस्कीनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, नौकरियों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और उसके बाद लोगों की घरों की तामीर, जो कि लोग मुश्किल आजकल इतना हो चुका है अपना घर तामीर करना, अपना घर बनाना, वहां गवर्नमेंट जो है वो लोगों को जो है इस चीज जो पैसे बचे हैं उन प्रोजेक्ट्स में जो है वो गवर्नमेंट पैसे लगा सकती है। इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों से बच के, पेपरलेस एनवायरनमेंट और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच के हम आगे भी जा सकते हैं और दुनिया की दौड़ में उनके साथ पीछे नहीं रहना ना, हमें आगे से आगे जाना है। तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अब अगली खबर क्या है जी आपके पास? अगली खबर हमारे पास जो है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब, जो हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने फैसलाबाद और गुजरावाला सेफ सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया और पिंडी का इफ्तिताह जो है वो मुतवक्के है कुछ ही दिनों में। और ये इफ्तिताह, जरा मैं आपको बता दूं, ये इफ्तिताह एक रिकॉर्ड, इसको आप रिकॉर्ड ही समझ लें कि ऐसा इफ्तिताह जो है वो बड़ा ही कम देखने को मिला है कि सिर्फ 45 दिनों के अंदर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। अच्छा, ये बिल्डिंग्स वगैरह तो खड़ी थी लेकिन ये काफी सालों से डिले था, कुछ 4-5 सालों से डिले था। वो सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी हुई थी, सिर्फ जिस तरह कहते हैं ना एक मुजस्मा खड़ा हुआ है, उसके अंदर रूह जो फूकी गई है, उसके अंदर जो उसको पूरा स्ट्रक्चर किया गया है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की चीजें जो हैं वो उसको इस काबिल बनाया गया है कि उसको स्टार्ट किया जा सके। वो सिर्फ और सिर्फ 45 दिन के दिनों के अंदर, वक्फे के अंदर 45 दिनों की ये सारी बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं। और मैं आपको थोड़े स्टैट्स शेयर करता चलूं, मुझे किसी ने कहा था कि शेयर कर दीजिए। गुजरावाला में 315 साइट्स हैं और जिसके अंदर 1685 कैमरे जो हैं वो लगाए जाएंगे। फैसलाबाद में 230 साइट्स हैं और इसके फैसलाबाद में 1430 जो है वो कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि कैमरे 24/7 जो है वो जुर्म को मॉनिटर करेंगे। वो जो है तमाम के तमाम मामला, जितने भी सिक्योरिटी लैब्स होते हैं इन शहरों में, उन चीजों को मॉनिटर करेंगे। और उसके साथ जो रावलपिंडी है, जो कि प्रोजेक्ट मुतवक्के है आने वाले कुछ ही दिनों में, हमारे कुछ ही दिनों में हो सकता है, कुछ ही दिनों में हमारे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर निगरानी ये भी मंसूबा जो है बन रहा है और इसमें CM साहब का बड़ा वाइटल रोल है। उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। रावलपिंडी का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर है 1886 कैमरे इसमें लगाए जाएंगे, 306 साइट्स हैं इसके अंदर। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। टेक्नोलॉजी हम डेली हर रोज अपने मॉर्निंग शो में टेक्नोलॉजी का इसलिए जिक्र करते हैं, इस पे जोर इसलिए डालते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल के दौर में, आजकल के माशरे में बहुत जरूरी है। ये बेसिकली आपस में लोगों को सिंक्रोनाइज कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस को सिंक्रोनाइज कर रही है और स्मूथ और प्रोडक्टिव रिजल्ट के लिए बहुत कारआमद है। हमारी अगली खबर क्या था? अगली खबर है जी 8 फरवरी। आप सबको पता है जी इलेक्शन की गहमा गहमी है, जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं जी 8 फरवरी को। जा रही हैं आप वोट डालने? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये मैं क्यों बताऊं, जा रही हूं नहीं जा रही, तो मेरा जाती मामला है ना, ये बिल्कुल जाती मामला है। सही, ये किसको वोट दे रही हूं, कहां जा रही हूं, ये नहीं मैं बताऊंगी जी आपको। तो इलेक्शन की बात हो रही है और जाहिर जी इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इलेक्शन की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए रिहर्सल्स की जा रही हैं, बाकायदा तौर पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। पंजाब के सारे इजला में, सारे रीजन्स में, डिवीजन्स में चेक करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, किसी किस्म की भी खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उसको हम टैकल कैसे करेंगे। इस हवाले से फ्लैग मार्च भी किया गया और
29,000 कैमराज जो है ना वो पंजाब ने लिए ख़रीदे और इनको इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी हर लिहाज से हम जो है वो फुल प्रूफ बना सकें और किसी भी किस्म की इंशाल्लाह कोई भी नागहानी सूरत हाल अगर खुदा न खास्ता आप देखें कहीं भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी तो आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पे 15 पे कॉल करके हमें 29,000 कैमरे जो हैं अब सेफ सिटी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मलकियत होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 29,000 कैमरे, पहले ऐसा कुछ अमल था कि आप इलेक्शन डे के लिए जो है वो कैमरे रेंट आउट करते थे, पहले कुछ ऐसे प्रोसेस चल रहा था। लेकिन अब जो 29,000 जो आपने फिगर दिया है कैमरे जो लिए जा रहे हैं ये अब मुकम्मल तौर पे जो है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की मलकियत होंगे। तो ये भी जो है वो हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की जेर निगरानी ये तमाम चीजें जो हैं वो वसूल पाई गई हैं और इसके तकमील पाई गई हैं। और इसके अंदर हमारे जो एमडी सेफ सिटीज हैं DIG मोहम्मद एहसन यूनुस साहब, उनका जो है भी बहुत कलीदी किरदार है और इस हवाले से पंजाब पुलिस दीगर अदारों से मिलकर अमन व अमान को यकीनी बनाएगी इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि दिन खैरियत से खैर की सुबह आए और खैर की शाम आए इंशाल्लाह ताला। अगली क्या खबर है जुबैर हमारे पास? अगली खबर तो ये है कि किसको शौक नहीं है ताहिरा कि उसकी लंबी उम्र हो, ये तो मेरे ख्याल है सबको सेहत के साथ। हाँ, किसको शौक नहीं होगा कि उसकी लंबी उम्र हो सेहत के साथ, कि वो अपनी जिंदगी में जो है वो अपने हर एक लाइफ के स्टेज को एंजॉय करे, बचपन को एंजॉय करे, जवानी को एंजॉय करे, फिर उसके बाद शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करे, बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करे, खुशगवार सेहत वाली जिंदगी, इवन के बुढ़ापे तक वो अपनी लंबी उम्र को एंजॉय करे। तो अब एक ऐसी तहकीक आई है, इस तहकीक ने जो है वो थोड़ा सा हैरान भी कर दिया है और उन लोगों के लिए मसाइल भी पैदा कर दिए हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ाई से ताल्लुक आ गया, पढ़ाई से ताल्लुक है, बिल्कुल पढ़ाई से ताल्लुक है। मुश्किल से आपने बात कर दी। ये बड़े लोगों के लिए जो है वो मुश्किल सी बात होगी। तो एक तहकीक के मुताबिक कि जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जो लोग ज्यादा तालीम हासिल करते हैं, यूनिवर्सिटीज की तालीम हासिल करते हैं, एमफिल मतलब ज्यादा देर तक पढ़ाई से ज्यादा देर तक पढ़ाई से जो है वो बस्ता रहते हैं, उनकी जो उम्र है वो 2% बढ़ने का ज्यादा इम्कान हो जाता है। अच्छा, तो जो लोग जो हैं वो कहते हैं मैट्रिक के बाद बस जी हुन और नहीं पढ़ना, सी बहुत पढ़ लिया, या इंटरमीडिएट के बाद जी हुन ते पढ़ ही लिया, हुन ते पढ़ना ही बिल्कुल नहीं, साढ़े को पढ़िया नहीं जाता। लेकिन अब उन लोगों को इस तहकीक के मुताबिक पढ़ना होगा अगर आप अपनी 2% लंबी उम्र चाहते हैं। एक ये तहकीक है जो हमें लगा कि हमें जो है वो शेयर करनी चाहिए अपने इस प्लेटफॉर्म से। जी तायरा, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब हम जी, ये हमारी कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें थी जो हमने आपसे शेयर की। अब टाइम हो जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, उसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा, आपने रहना है हमारे साथ। आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग से। चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वेल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वेल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निजाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर चालान किए जाते हैं। आलमी इदारा शुमारियात नेम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमाया बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक और मेरे साथ हैं। तो नाजरीन, हमारा अगला सेगमेंट जो है उस पर हम जिस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं वो सेगमेंट जुर्म से रिलेटेड है कि कैसी जो है वो छोटी छोटी बातें अगर उसका हम ख्याल ना रखें, उस पर एहतियात ना करें तो वो कैसे बड़े जराइम की जो है वो वजह वो बन जैसे सकती कहते हैं ना कि छोटी सी बात बड़ा बतंगड़ बन गई। बिल्कुल तो ऐसा वो ही कैसे है, बनता है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए ताहिरा खसूसी मेहमान को प्लीज इंट्रोड्यूस करवाएं। बिल्कुल, तो हमने सोचा कि हम उस जुर्म को होने ही क्यों दें। जुर्म हो जाता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमने कहाँ जाना है, अब हमने क्या प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है, किस तरह से हमने चलना है। तो हम क्यों ना हम ये कोशिश करें कि हम उस हद तक, उस नहज तक ना पहुँचे। तो इसमें बात करेंगे जी, हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है, हमारे पास है जी DSP सेफ सिटीज़ आगा नासिर साहब, आगा नासिर महमूद साहब। और इनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि पिछले 35 साल से महकमा पुलिस से वाबस्ता है, मुख्तलिफ शोबों में काम किया, कराटे के वर्ल्ड क्लास चैम्पियन हैं जी, कोच रहे, खिलाड़ी रहे, रेफरी रहे। तो बड़ी डिटेल इनका तारुफ है, मैं क्या कहूँ इनके बारे में। तो इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फौरी तौर पर सर से बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि जी किस तरह से हम जुर्म को होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जी, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम जी सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया ताहिरा, सर सबसे मैं पहले ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए जो है टाइम जी, निकाला। थैंक यू सो वेरी मच सर। सर सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि कैसे छोटी छोटी बातों से हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ कहीं बड़े जुर्म की या जराइम की वजह ना बन जाए। सर सबसे पहले तो ये आप एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं आपके ज़रिए से लोगों की रहनुमाई का बायस बन सकूँ। मेरी प्रैक्टिकल पुलिसिंग में ये बात सामने आई है कि अक्सर लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को तो वैल्यू कर रहे होते हैं, लेकिन छोटी बातों को वैल्यू नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो फील्ड पुलिसिंग में जो बहुत सारी तफ्तीशें की या बहुत सारे जो वाक़यात मुझे हैंडल करने का मौका मिला, उसमें देखा कि एक छोटी सी बात से बात का बतंगड़ इस तरह बना कि वो कत्लों की दुश्मनी तक जा पहुंची। आम लोग उन छोटी बातों का ख्याल नहीं करते और उनकी एहतियात नहीं बरतते, तो वो बात बड़ी हो जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, एक शख्स हॉस्पिटल जा रहा है, उसको इमरजेंसी है, उसको खून देना है, और दूसरा शख्स उसको रास्ता नहीं दे रहा। ये हमारे रोज़मर्रा का मुशाहिदा आपके ज़हन में आया है। बिल्कुल सर, अक्सर देखने को मिलता है। वो अक्सर देखे में, बल्कि वो रेजिस्टेंट हो रहा था कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है। अगर कोई शख्स आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है रास्ते पर चलते हुए, तो आप ये भी तो समझ सकते हैं कि मैं अगर नॉर्मल रूटीन में जा रहा हूँ तो मुझे उसको रास्ता देना चाहिए। हो सकता है उसको कोई इमरजेंसी। सर अब तो एम्बुलेंस को लोग रास्ता नहीं देते। एम्बुलेंस को लोग रास्ता नहीं देते कि कहीं एम्बुलेंस होती है तो सारी गाड़ियां साइड पे हो जाती हैं। सारी गाड़ियां साइड पर हो जाती है। फिर आप देखते हैं कि एम्बुलेंस के पीछे उसका एडवांटेज गेन करने वाले उसके पीछे अपनी गाड़ियां भगाना शुरू कर देते हैं और दूसरों का हक मारते हैं। सर यूरोप में तो एम्बुलेंस की बाकायदा एक लेन होती है कि उस लेन पर जो है वो आम गाड़ी नहीं चल सकती, सिर्फ वो लेन जो है उन्होंने एम्बुलेंस के लिए रखी है। शारिक वो लेन ना भी हो तो वहाँ सोसाइटी इतनी सिविलाइज्ड है कि वो एम्बुलेंस का सायरन सुनकर वो जितनी मर्जी लंबी लाइन लगी हो, वो गाड़ियां राइट लेफ्ट करके उसको रास्ता बना कर देते हैं। इसलिए कि इंसानी जिंदगी को बचाना किसी भी दुनियावी काम से बेहतर काम है। तो इस तरह की ये एक बात मैंने आपको मिसाल दी है। दूसरी बात, इस्लाम में हमें हमसायों के हकूक़ का बड़ा पासदारी का दर्स मिलता है। सहाबा कराम ने फरमाया कि हमें कभी कभी हमसाये के हकूक़ सुनते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे महसूस होता था कि कहीं विरासत में हमसाये का हक न तयन कर दिया जाए। बिल्कुल। तो इससे हम बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी जो इमीडिएट फैमिली होती है उसके पैरेलल ही हमसायों के हकूक़ भी हैं। और इन हमसायों के हकूक़ में छोटी सी बात होती है कि आप अपने हमसाये की प्राइवेसी को मुतासर करते हुए छत पर चढ़कर कोई एक्टिविटी कर रहे हों, तो अक्सर देखा है कि इस बात से झगड़ा हो जाता है। और जब झगड़ा हो जाता है तो वो बात लड़ाई झगड़े और फिर कत्लों तक जाती है। हमारी ये जो नई आबादियाँ डेवलप होती हैं जिसमें मुतवसत या लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, तो वहाँ एक नाली के पानी से झगड़ा शुरू होता है और बात कत्लों तक चली जाती है। असल बात यह है कि हमें ज़रूरत है जितनी तालीम की, उतनी ही हमें सीखने की भी ज़रूरत है। अभी शारक ने अपनी न्यूज़ में बताया कि
तालीम हासिल करने वालों की उम्र बढ़ जाती है। बिल्कुल, हाँ जी। तो मैं इसमें थोड़ा सा अपना इजाफा करूंगा, इस तालीम के साथ साथ तरबियत हासिल करने वालों की उम्र बढ़ जाती है। अभी अगर आप दुनिया के तमाम दीगर ममालिक को देखें तो एवरेज एज जो है वो जापानीज़ की है। तो जापानीज़ में की एज का, मैंने अभी रिसेंटली मैं जापान गया था अपनी कराटे की ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने वहाँ देखा जो मेरे टीचर हैं वो 86 ईयर्स ओल्ड हैं और अब तक वो सीखते हैं। मतलब अब तक वो माशाल्लाह इतने फिट हैं। वो फिट हैं और वो सीखते हैं। और मैं जिस सेमिनार में ट्रेनिंग करके आया हूँ उस ट्रेनिंग में मेरे साथ मोस्टली जो लोग थे वो अबव 80 ईयर्स ओल्ड थे, जो एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे। तो मैंने एक जो बुजुर्ग थे जो इंडोनेशिया से तशरीफ लाए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी हार्ट सर्जरी हुई है तो आप फिर भी एक कराटे की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला कि क्या सीखने की भी कोई उम्र होती है? कोई उम्र होती है। बहुत खूब, बहुत। और दूसरी बात उन्होंने की, अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो इससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि तालीम के साथ साथ तरबियत की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। और अगर मैं अपना ज़ाती ख्यालात का इज़हार करूँ, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी में वक्त के साथ साथ शरअ तालीम बढ़ गई लेकिन तरबियत कहीं पीछे रह गई। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी सोशल वैल्यूज़ और बहुत जगह पर मुख्तलिफ किस्म के टैबूज जिसमें बच्चियों को ना पढ़ाने का ट्रेंड था, जिसमें सो कॉल्ड गैरत की अनासर पाए गए, उससे आगे हमारी तरबियत जो है वो मुतासर हो गई। अब जब आप तालीम के साथ तरबियत हासिल करते हैं तो वो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है, वो आपका एक करैक्टर बिल्डिंग करती है। और आज हमें सबको एक करैक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है। हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी सोसाइटी ने तालीम तो हासिल की लेकिन तरबियत में हम अपने असलाफ की वो वैल्यूज़ जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई थी वो हम आगे कन्वे नहीं कर सके। और हम सबको सोचना चाहिए कि हमें इन छोटी छोटी बातों से अपनी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए सहूलत पैदा करनी है। सर यही मैं सर एक अगला क्वेश्चन सर आपसे करना चाहूँगा कि सर किन अवामिल का ख्याल रखते हुए जराइम से सर बचा जा सकता है? जैसे कि आप बात कर रहे हैं तरबियत की कमी। जी दुरुस्त, मैं बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। इस्लाम हमें हर चीज़ का एक तरीक़ाकार बताता है। इस्लाम को कहा जाता है कि ये सिर्फ एक मज़हब नहीं है, ये एक ज़ाब्ता हयात है। ज़ाब्ता हयात इस तरह से कि कुरान की शक्ल में हमें दे दिया गया एक स्क्रिप्ट और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़रिए हमें उसकी तरबियत दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। बिल्कुल। सैकड़ों जगह पर आपके इरशादात ये हैं कि तुम में बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी गुफ्तगू में वो अल्फाज सीखने होंगे जिसके ज़रिए हम दूसरों के दिल में अपने लिए एक फील गुड फैक्टर पैदा कर सकें। वो शाइस्तगी और वो अल्फाज हमें सीखने होंगे। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अक्सर लोग गुफ्तगू करते हुए अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं करते। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। मैं कहीं उकाड़ा में पोस्टेड था तो एक शख्स ने दरख्वास्त दी कि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मैं मोटरसाइकिल पर सवार था, तो फ़लाँ जगह पर एक कांस्टेबल ने मुझे रोका। मेरे पास गाड़ी के कागजात पूरे थे, मैं रुका, मैंने चेकिंग करवाई, लेकिन उसने इस सारे प्रोसेस में मुझे तू कहकर पुकारा। मैं पाकिस्तान का टैक्स पेयर शहरी हूँ, उसने मुझे तू कहकर मेरा इस्तेहकाक और मेरी इज्जत में खलल डाला, मेरी इज्जत कम कर दी, इज्जत कम कर दी। अब ज़रा अंदाज़ा कर लें, वो इंक्वायरी बिल्कुल उनके मौक़िफ़ की तरह सच्ची थी। अब एक तू का लफ्ज़ आपको आपकी सारी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज कर देता है। हम दोस्त कहकर पुकार सकते हैं, हम भाई कहकर पुकार सकते हैं, हम बुजुर्ग वार कहकर पुकार, हम मोहतरम कहकर पुकार सकते हैं। हमें वो अल्फाज सीखने होंगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें काबिल एहतराम बनाते हैं। याद रखें, एक बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत सारे सालों का तजर्बा है। वो ये है कि ज़िंदगी आपको जीने का तरीका अगर नहीं सिखाती तो हमें सीख लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो चीज़ हमें बुरी लगती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं। और इस्लाम में इबादत बाद में आती है, इकराम मुस्लिम पहले है।
हमें दूसरों की कन्वीनियंट और दूसरों की इज्जत का एहतराम करना सीखना पड़ेगा। सर जैसे वो पहले ज़माने में हुआ करता था कि शायद वो उसको हम बैकवर्ड कहते थे और अब हम शायद बहुत मॉडर्न हो गए हैं, चीज़ें चेंज हो गई। पुराने ज़माने का मैं यहाँ जिक्र ज़रूर करूँगी कि कोई भी अगर पर्सन बाहर से किसी के घर को नया मेहमान आता था, कोई एक मतलब स्ट्रेंजर आपकी गली में आता था, तो लोग उसकी रेकी करते थे, सोचते थे कि ये पर्सन कौन है, भाई कंफर्म करते थे कि वाकई इस घर का मेहमान है। लोगों के घरों के दरवाजे खुले होते थे, चोरियाँ नहीं होती थी। अब दरवाजे भी बंद हो गए, ताले भी जदीद से जदीद आ गए, लेकिन वो चोरियाँ बढ़ रही हैं। ये सब चीज़ें क्या है ताहिरा? मैं फिर इसकी रोकथाम के लिए बताएं कि इन चीजों से बचा कैसे मैं आपके उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आप अगर अपने हमसाये के हकूक़ अदा कर रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर का मुहाफ़िज़ नहीं बनेगा? मेरे आज भी मेरे मोहल्ले में मेरे मोहल्लेदार ऐसे हैं कि हमारे बच्चे को एक्सीडेंट में चोट लग गई, उन्होंने ड्यूटी पर मुझे नहीं आगाह किया, वो खुद उनको उठा कर लेकर गए, वो उनकी जाके उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई और उन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे मेरे अपनी फैमिली की खवातीन ने बताया कि वो उन्होंने ऐसा किया है। अब रोकथाम की एक पहली बात एक बात तो ये, हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का एहतराम करके उनके लिए कुछ वक्त निकाल के उनके लिए कुछ बेहतर सोच कर कुछ ना कुछ हमें करना होगा। हम सारी चीज़ें हुकूमतों, इदारों या निज़ाम पर नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सिस्टम गलत है, मैं सिस्टम हूँ, मुझे खुद क्या अदा करना है। पहली चीज तो ये कि हमें इर्द गिर्द पर गहरी निगाह रखनी होगी। मतलब कि सर पॉइंट यहीं से शुरू हो गया कि सबसे पहले इंसानियत को फरोग देना होगा, इंसानियत को फरोग देना होगा, देनी होगी, फिर जो है वो जुर्म भी रुकेगा और सर क्राइम भी रुकेगा। आपका सर बेसिकली कहने का मकसद ये है म्यूचुअल ब्रदरहुड को फरोग देना होगा। अब सेकंड बात जो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, दरवाजे की एहतियात करना बड़ा जरूरी है। लॉक मौजूद हैं, लेकिन अगर दरवाजा घर का खुला छोड़ देंगे तो चोर को रास्ता खुद मिल जाएगा। खुद भी देखें और अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगियों में झांकने की बजाय उनके लिए पॉजिटिव सोचते हुए उसके घर की हिफाजत को भी इस तरह समझे जैसे आपके घर की हिफाजत। मेरे अगर हमसाये का कोई दरवाज़ा खुला रह गया तो मुझे बता देना चाहिए कि भाईजान आपका दरवाज़ा खुला, आप इसको बंद कर लें। तो बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों, अपनी मोटरसाइकिलों को अपने घरों के बाहर खड़े करते हुए एक तो ये भी नहीं सोचते कि किसी का रास्ता रुकेगा और फिर उसके साथ उसको लॉक नहीं लगाते। सर एक टर्म इस्तेमाल होती है सिविक सेंस की, सिविक सेंस की सर एक टर्म इस्तेमाल होती है। सर मैं जानता हूँ कि इस पे भी आप इन डिटेल हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा बहुत नाज़रीन को बताएं कि सिविक सेंस को मद्देनजर रखते हुए जराइम की रोकथाम कैसे की जा सकती है, कैसे मुमकिन है ये सर बताएं। बिल्कुल सही। सिविक सेंसेस में सबसे पहली बात तो है कि आपने दूसरे के लिए कोई हैजर्डस कंडक्ट नहीं रखना, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उसकी ज़िंदगी दुश्वार होती हो। और दूसरी बात यह है कि हम एक और टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं नेबरहुड वॉच। नेबरहुड वॉच का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे एक सबका आईजी हुआ करते थे, मैं उनका तज़किरा करना ज़रूरी समझूंगा, अज़हर हसन नदीम साहब। उन्होंने एक किताब लिखी थी कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड वर्सेस पंजाब पुलिस। उसमें उनका एक चैप्टर मौजूद है जिसमें उन्होंने नेबरहुड वॉच को एलेबोरेट किया है। नेबरहुड वॉच का मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की जिंदगियों में मत झांकें, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करें। कि मुझे ये देखना हो चाहिए कि अगर मेरे हमसाये में कोई अनअटेंडेड बंदा खड़ा हुआ है और रैकी कर रहा है और देख रहा है कि मैं कब इसके घर में घुस के वारदात करूँ तो फ़ौरन 15 पे कॉल करें। तो मैं आपके इस मीडियम से ये बताना चाहूँगा कि 15 की कॉल मुझे अपनी एमरजेंसी के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी ज़रूरी है। अब जैसे इलेक्शन का सिनेरियो आ रहा है, इलेक्शन के सिनेरियो में तमाम लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी हर वक्त हमारे सर पर मंडलाती है। हमें इस ख़तरे को हैंडल करने के लिए सिर्फ पुलिस काफ़ी नहीं है, हमें एक बर वक्त मौसूल होने वाली इत्तला बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को महफूज कर सकती है। तो सिविक सेंसेस में ये बात भी ये है कि आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, इर्द गिर्द गहरी निगाह रखें और अगर कोई सस्पेशियस एक्टिविटी, कोई सस्पेशियस बैगेज, कोई सस्पेशियस लोग नज़र आते हैं तो उनके बारे में 15 पर इतला दी जाए। और इसी हवाले से अभी जुबैर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसी हवाले से मौजूदा आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने एक क्राइम स्टॉपर ऐप मुतासिर करवाई है और ये एक सर्विस हम यहाँ सेफ सिटी में दे रहे हैं। लोगों के खदशात होते हैं कि हमें किसी जराइम पेशा शख्स के बारे में कोई इतला देंगे तो शायद हम किसी लीगल हैजर्ड में मुब्तला हो जाएंगे, हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी और लोग इससे घबराते हुए एक अपना जो उनका एक कौमी फरीज़ा है
कि किसी जुर्म को रोकने के लिए इतला देना, वो अदा नहीं करते। सर वो अक्सर कहते हैं ना जी हमसायेदारी का मामला है जी हमारा नाम आ जाएगा जी, बाद में हमें यही रहना है, नाम आ जाएगा। या कोई हमसाया ना भी हो, बाजार में जाते कोई बंदा शख्स देख लेता है, कोई पब्लिक प्लेस पर, कोई स्टेशन पर देख लेता है, तो सिर्फ वो ये करते हैं कि वो घबराते हैं बात करने से। तो जो क्राइम स्टॉपर की सर्विस अब जिसको सेफ सिटी ने दी है, उसमें मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहूँगा कि हमें भी पता नहीं होता कि कॉलर कौन है। ना हम कॉलर का नाम पूछते हैं, ना हमें कॉलर की कोई लोकेशन आती है, ना ही कॉलर का कोई टेलीफोन नंबर आता है। तो मैं शहरियों को ये से तवक्को करूँगा कि वो इस सर्विस के ज़रिए किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी की हमें इतला दें, हम उसको टॉप प्रायोरिटी पर फेस करते हुए, उसको हैंडल करते हुए। आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि आपका वक्त भी बड़ा कीमती है सर, कि सर मशकूक शख्स की जो शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है सर, वो कैसे की जाए? कैसे पता लग सकता है कि ये शख्स मशकूक है, ताकि सर कोई बर वक्त 15 पे डायल कर सके, जैसे अभी आपने एक ऐप का जिक्र किया, क्राइम स्टॉपर ऐप, ये इसका नंबर डायल कर सके और पुलिस को आगाह कर सके। सर इसकी जरा पहचान नाज़रीन को बता दें सर। जी, बड़ी खूबसूरत बात है और टेक्निकल बात है कि हम किसको मशकूक समझेंगे। मैं बताता हूँ। जी सर। सबसे पहले तो मशकूक शख्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी। उसके वो इधर उधर देख रहा होगा और आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा, इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी जो आइज जजमेंट है, जो एक बाकायदा आंखें बोलती हैं, जैसे जिस्म के आज़ा बोलते हैं, वो इर्द गिर्द देख रहा होगा। दूसरी बात, वो किसी एक मखसूस जगह पर ध्यान कर रहा होगा और वो किसी बेवक्त किसी जगह पर बिला वजह फिर रहा होगा। यानी किसी शख्स का बिला वजह बेवक्त किसी जगह पर फिरना उसके मशकूक होने की पहली शर्त है। नॉर्मल रूटीन से हट के। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे हमसाए में एक शख्स का लगा हुआ था आउटर यूनिट एसी का, तो वो एसी चोरी हो गया। उसने मुझे बताया, जब बताया तो मैंने जब इर्द गिर्द से पूछा तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक शख्स इस घर के सामने जो पार्क है उसके कॉर्नर में बैठा रहा, 2-3 दिन से इधर फिर रहा था, उधर फिर रहा था। तो मैंने उनको ये गाइड किया कि अगर आप पहले बता देते तो ये वाकया पेश ना आता। तो वो छोटी बात जो आपको मशकूक लग रही है, पहले करना सबसे बड़ी बचाव की तदबीर है क्राइम से। अब मैं हर चीज़ का जिम्मेदार ठहरा दूं इदारों को और अपना किरदार अगर अदा ना करूं तो मैं जराइम से नहीं बच सकता। मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूं। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, 1990 में भी गया। तो मैं कई सालों बाद जब अब दोबारा वहाँ पर गया हूँ, तो मैं जब 1990 में गया तो मेरे साथ 6 वाक़यात स्नैचिंग के पेश आए। स्कॉटलैंड में जो दुनिया की नंबर 1 पुलिस है। मुझे स्टैबिंग की कोशिश की गई, मुझसे पैसे छीनने की कोशिश की गई, मुझे एक काला होने की वजह से मुझ पर हमला किया गया। तो मैं उसमें मैं ज़ख्मी भी हुआ। मैंने सारा उनको जुडिशल सिस्टम एक आम आदमी की तरह देखा। अब मैं जब गया हूँ तो मुझे फ़र्क महसूस हुआ वहाँ पर क्राइम में बहुत ज़्यादा। तो मैं एक आम आदमी की राय जानना चाहता था। तो मैंने जितने लोगों से, बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या यहाँ स्ट्रीट क्राइम है? तो मुझे किसी ने नहीं कहा यहाँ ज़्यादा है, कम है, बहुत है। सबका जवाब एक था कि जब आप गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद होंगे आपके साथ हादसा पेश आ जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे हम ट्रैफिक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए हादसे से बचते हैं, हम क्यों चोरी चकारी या राजनी से नहीं बचते? सही बात है। हम क्यों ये समझते हैं कि हम किसी भी वक्त किसी भी जगह जाएंगे, बेवक्त किसी भी जगह फिरेंगे? आज़ादी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सिविक सेंसेस में रहते हुए अपने औकात कार को आसान बनाना, सेफ बनाना, इस मुल्क, इस शहर और मुझे अपनी ज़िंदगी तीनों को महफूज बनाना है। मुझे एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना। सर आपने बहुत एक खूबसूरत बात की है कि ये एक स्टेटमेंट जो है बड़ी ही कैची और अट्रैक्टिव है कि बेवक्त बिला वजह ऐसी जगहों पे ना जाया जाए जहां पर किसी भी किस्म की हादसे की तवक्को हो सके। यही सिविक सेंस है सर। और इसी स्टेटमेंट के साथ सर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो वेरी मच सर। हम आपको सर दोबारा भी ज़हमत देंगे कि आप आएँ और पब्लिक को गाइड करें सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि हम हमेशा बात करते हैं अपने हकूक़ के बारे में, तो हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। अगर हम डिमांड करते हैं सोसाइटी से या अदारों से, तो हमें ख़ुद भी अपना रोल प्ले करना है ताकि
ताकि हम सब मिल के एक अच्छे माशरे को बना सकें या माशरे में अपना किरदार अदा सकें। तो इस अच्छी बात के बाद मेरा ख्याल है एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। जी स्टे। चल जल्दी कर यार। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निजाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी इदारा शुमारियात नेम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। एक मशवरा तो दें, एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन से ब्रांड का लूँ? अस्सलाम वालेकुम अनफाइव। मुझे भूख लग रही है, जरा कैमरा चेक करके बताएं, बेकरी खुली है? वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी और बड़ा ही खूबसूरत दिन, ब्राइट दिन, सनी दिन चल रहा है, सनी डे चल रहा है और हमारे बड़े अच्छे सेगमेंट्स जा रहे हैं। जिस तरह हमने ब्रेक से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की थी कि सिविक सेंस कैसे डेवलप की जाए, जुर्म छोटी छोटी जो वजूहात हैं वो बड़े जराइम और बड़े जुर्म की वजह कैसे बन सकती हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो ताहिरा हमारा इस सेगमेंट में क्या है ये हम अपने नाज़रीन को बताएंगे प्लीज। बिल्कुल जी, जैसे आप सब जानते भी होंगे हमारा एक सेगमेंट होता है कि दिलचस्प और अजीब कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हम आपसे शेयर करते हैं, कुछ ऐसी खबरें जिसे देख के खुशी महसूस हो। तो और पहली इंटरेस्टिंग खबर क्या है हमारे पास? पहली इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास है जी, हम आपको आज बताने जा रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज या कुछ और भी इसके अंदर चीज है? लंबा और ऊंचा पुल। लंबा और ऊंचा पुल, अच्छा प्लीज बताएं। मैं तो और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि एक तो वो दुनिया का सबसे ऊंचा लंबा पुल है और वो शीशे का बना हुआ है, ग्लास ब्रिज है। और ये है जी यंग जियाजी ग्लास ब्रिज इसको कहा जाता है। हुनान एक डिस्ट्रिक्ट है चाइना का, उसमें ये ब्रिज है, पार्क है बेसिकली, जिसमें ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। और ये ग्लास का ब्रिज है, मतलब ज़ुबैर अगर उसके ऊपर हम जाएंगे ना तो हमें ऐसा फील होगा जैसे, मतलब जाहिर है एक ग्लास है और इतना क्लियर ग्लास है कि आप उसके ऊपर चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी गिर गए नीचे। वैसे ताहिरा यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज ऐड करता चलूं, मैंने भी जो है वो इस ब्रिज के बारे में पढ़ा था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लास ब्रिज है। एग्जैक्टली ग्लास ब्रिज है, पुल तो और भी बहुत बड़े होंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ग्लास ब्रिज है, जो कि मेरी स्टडीज के मुताबिक जिस पे मैंने नजर मारी थी, अगर वही है उसके बारे में बात जी तो ये चाइना का एक प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट नहीं प्रोविंस है, उसका नाम है हुनान। मेरा ख्याल से वही है ये चीज। तो ये हुनान के जो है शहर जंगजियाजी के अंदर ये मौजूद है। यंग जियाजी। अब इसकी डिटेल्स आप प्लीज नाज़रीन को बताएं। ये इस तरह से है कि जी ये 20 अगस्त 2016 को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। और इसकी जो है वो लंबाई 430 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर के करीब बताई जाती है और ऊंचाई है 260 मीटर। और करीबन एक वक्त में 800 टूरिस्ट, 800 लोग इस ब्रिज के ऊपर
आ सकते मतलब हैं। बड़ा weight और उठा सकता है। नॉर्मली जो एक शीशा होता है जी, उससे ये करीबन 25 गुना ज्यादा मजबूत है। बनाया जाहिर है जो 800 लोगों को बर्दाश्त कर रहा है, उनको उनका वजन वेट बर्दाश्त कर रहा है, मजबूती तो होगी। बिल्कुल। और कहा यह जाता है कि जाहिर है जब आप उसके ऊपर चलते हैं तो आपको एक खौफ भी आता है। जो दिल छोटे दिल के या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि जी आप इसके ऊपर ना जाइए, ना हो कि फिर नहीं मुझे कहीं मुझे और ही निकल जाए ना ऊपर जाते वैसे जाते। वैसे जो मैंने इसके बारे में पढ़ा था, वो ऐसा महसूस होता है कि आप जिस तरह हवा पे चल रहे हैं, एग्जैक्टली आप जो है हवा पे चल रहे हैं, क्योंकि वो शीशा जो है ना जिसके ऊपर पाँव वो इंसान आपको ऐसे रखते फील हैं, वो होता है ना ऐसे फील जैसे कराते हैं कि ज़मीन नीचे गिरने लगे हैं, नीचे गिरने नीचे लगे हैं। जमीन है अभी गिरे। तो कुछ लोग चल के जाने वाले तो बहुत बहादुर होते हैं। मैंने तो उस ब्रिज पे लोगों को रेंगते हुए देखा है, हाँ, लेट के लोग जा रहे होते हैं उस ब्रिज पे खौफ इतना आ रहा खौफ की होता वजह है। से। और वो दो माउंटेन है जिनके दरमियान में जो है दो वो उसको एग्जैक्टली 2 माउंटेन के दरमियान में वो ब्रिज है। मैं ख्याल आप बता दें जी प्लीज। हमारे पास जो अगली खबर ये जस्ट सपोज मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ चीजों को लेके, तो मैंने कहा मैं कुछ चीजें मजीद ऐड करता नहीं, हूँ अच्छी जो मैंने इस चीज़ है। ब्रिज के बारे में पढ़ा हुआ था। अच्छी चीज है कि मैंने आप पढ़ा हुआ मैक्सिमम था। इन्फॉर्मेशन दे जी, दें। जी, जी, मैंने ये पढ़ा हुआ और ये जैसे कि बताया कि जी अवाटार माउंटेन के दरमियान में ये ब्रिज है। अगली क्या खबर है जी? अगली इंटरेस्टिंग क्या न्यूज़ आप देना चाह हमारे रहे हैं? पास इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ये है कि दुनिया के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है जो कि दरख्तों पौधों से भरी हुई है, जो दरख्तों से भरी हुई है, पौधों से भरी हुई है। और इस बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो तिरछा है, यूं ऐसे करके कुछ ऐसे करके डायगोनल सा उसका डिजाइन है बिल्डिंग का। और ये ताइवान में मौजूद है। ताइवान की एक सिटी है ताइपाई, अच्छा टाइपे इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, टाइपे सिटी है ताइवान की, उसके अंदर ये मौजूद है। और इसको बेल्जियम के एक आर्किटेक्चर हैं, उनका नाम है विंसेंट लेट मी क्लियर, विंसेंट कॉलेबॉट। मैंने इसको देख के पढ़ा है, मैंने कहा कहीं गलत मैं जो हूँ वो इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है और इस लफ्ज की अदायगी गलत ना कर दूं। उन्होंने इसको आर्किटेक्ट किया है और ये 20 माले की बिल्डिंग है। और ये एक अपनी ही नज़र में एक बहुत ही जो है वो एक दिलचस्प लगती है कि इसके 20 मालों पे 40,000 से ज्यादा दरख्त पौधे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं ताकि पौधे क्यों लगाए गए? ताकि एयर पोल्यूशन से बचा जा सके। अच्छा, एयर पोल्यूशन से बचा जा सके। अगर आप नाजरीन जब और ये अपार्टमेंट टाइप है, ये अपार्टमेंट्स के अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, पेंट हाउस भी हैं और लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, स्विमिंग पूल है इसके अंदर और गेमिंग की फैसिलिटी है, दुनिया की हर एक फैसिलिटी है। और इसका जो है वो एक रात का किराया जो है वो हजारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स में है। अच्छा, मतलब अमीर लोग जा सकते हैं, अमीर लोग मैं तो नहीं जा सकते। अमीर हम भी जाएंगे एक दिन। और जो है और ये बहुत ही कॉस्टली बनाई गई थी। ये 2023 के अंदर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 2017 सितंबर में इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हुई। तो ये भी जो है वो अपनी ही देखने के लिए जो है बड़ी दिलचस्प जाज़बे नजर चीज है। एग्जैक्ट वर्ड ये आएगा, जाज़बे नजर चीज है। तो जरूर इसको सर्च कीजिएगा। अगोरा टावर है, इसका नाम है अगोरा टावर विच इज इन ताइवान। ये कुछ इंटरेस्टिंग खबरें थी, कुछ सेगमेंट भी एक इंटरेस्टिंग हो गया। हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाई जाए। और आपने हमें फॉलो करना नहीं भूलना। ट्विटर पे हमारा अकाउंट है PSCS सेफ सिटीज़, फेसबुक का हमारा अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज़। फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये हमें अब आप दें इजाज़त। इसके साथ साथ हमेशा की तरह जाने को दिल तो नहीं करता लेकिन जाना तो है। कल मैं और ताहिरा यानी जुबैर शारिक और ताहिरा फिर हाजिर होंगे एक नए शो, एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने